हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट सत्ता की साझेदारी। जैसा कि चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी, तो इसका मीनिंग है कि सत्ता यानी कि पावर की साझेदारी यानी कि उसको शेयर करना, सत्ता को बांटना। जैसा कि हमारे देश भारत में होता है, लोकतांत्रिक है हमारा भारत देश, तो यहाँ पर क्या है, सत्ता को बांटा गया है कई भागों में, सरकार के विभिन्न अंगों में, जैसे कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका में। तो इसी तरह से जो है केंद्र स्तर, राज्य स्तर पर भी बंटवारा किया गया है। तो सत्ता को बांटना जो है बहुत ही आवश्यक है, ताकि देश में बंटवारा ना हो, देश में युद्ध की स्थिति ना बने। ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी एक लोकतांत्रिक देश के लिए, देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये चैप्टर जो है, इसमें दो देशों की स्टडी पढ़ेंगे हम। एक तो है श्रीलंका और बेल्जियम। तो इन दोनों देशों में किस तरह से सत्ता का बंटवारा करने से और ना करने से किस तरह से जो है स्थितियाँ उत्पन्न हुई। एक देश में सत्ता का वो बांटा गया, तो वहाँ पर जो है युद्ध होने की स्थिति बच गई, युद्ध नहीं हुआ। दूसरी तरफ एक देश में जो है सत्ता को बंटवारा नहीं किया गया, सत्ता को जो है बांटा नहीं गया, तो वहाँ पर कैसी स्थिति उत्पन्न हुई। तो ये जो पूरा चैप्टर है हम 3 लेक्चर्स में 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज का जो पार्ट है हम उसमें समझेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्या है और क्यों आवश्यक है। दूसरा हम बेल्जियम की स्टडी पढ़ेंगे, बेल्जियम की स्टोरी पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे और थर्ड पार्ट में हम सत्ता की जो साझेदारी के रूप हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जो आज का लेक्चर है हमारा, उसमें हम स्टार्ट करते हैं उसमें हम सबसे पहले सत्ता की साझेदारी, जो मैंने अभी बताया कि सत्ता की साझेदारी यानी कि सत्ता को बांटना, शक्तियों को कई भागों में डिवाइड कर देना, ताकि शक्ति जो है वो किसी एक ही व्यक्ति के या किसी एक ही समूह के हाथों में ना रहे। क्योंकि जब भी ऐसा होता है तो देश में बंटवारे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, देश के लोगों को लगता है कि वो हमारे हित के लिए काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसलिए अलग अलग स्तर पे जो है शक्तियों का जब बंटवारा कर दिया जाता है तो उससे ये सिचुएशन होने से बच जाती है। इसीलिए देश की शासन व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाने के लिए सत्ता की साझेदारी बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर हम बेल्जियम की स्टोरी पढ़ेंगे। बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है और क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा से भी छोटा है, यानी कि जो हमारा हरियाणा स्टेट है वहाँ से भी छोटा देश है बेल्जियम। यहाँ की आबादी का 59% हिस्सा जो है वो फ्लेमिश इलाके में रहता है और कौन सी लैंग्वेज बोलता है, डच भाषा। 40% लोग वेलिनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। शेष जो बचे 1% लोग वो जर्मन बोलते हैं। उसके अलावा जो वहाँ की राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, वहाँ के 80% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% बोलते हैं डच भाषा। अब हम इसे जो है डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं नीचे, यहाँ से आपको अच्छे से समझ आएगा। ये हमारा पूरा जो है ये जो है हमारी बेल्जियम है। तो यहाँ की जो 59% हिस्सा है वो डच लैंग्वेज बोलता है, 40% जो है फ्रेंच बोलते हैं और जो बाकी 1% है वो जर्मन भाषा बोलते हैं। तो ज़्यादा हिस्सा को क्या बोलते हैं, जो ज़्यादा प्रतिशत है वो डच भाषाई लोगों का है, डच बोलने वालों का है। दूसरी तरफ ये जो है ये ब्रुसेल्स है, वहाँ की राजधानी, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। तो वहाँ पे 80% जो है वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% जो है डच भाषा, यानी कि जो राजधानी है वहाँ पर फ्रेंच ज़्यादा बोली जाती है। लेकिन ओवरऑल जो पूरा हमारा बेल्जियम है वहाँ पर कौन सी बोली जाती है, डच भाषा। तो हम तो इसके नज़रिए से देखेंगे, क्योंकि ब्रुसेल्स जो राजधानी है वो भी इसी के अंडर आती है। तो पूरे बेल्जियम में ज़्यादा प्रतिशत किसका है, ज़्यादा है हमारे डच भाषा बोलने वालों का। तो जब ज़्यादा प्रतिशत डच बोलने वालों का है तो, और फ्रेंच भाषी लोग जो थे वो अल्पसंख्यक थे और डच भाषी लोग संख्या के हिसाब से ज़्यादा थे, तो ज़्यादा के हिसाब से वो लोग क्या कर सकते थे, लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे, अपनी सरकार बना सकते थे। ठीक है, लेकिन इससे क्या होता, अगर वो इस चीज़ को बढ़ाते आगे तो इससे क्या होता, लड़ाई बढ़ जाती और देश कई भागों में बढ़ जाता। जैसे अलग अलग भाषाएं बोली जाती तो उसके हिसाब से देश जो है बढ़ जाता। तो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए जब देश में ये सब स्थितियाँ थी, तो वहाँ के जो नेता थे, वहाँ की सरकार थी, उन्होंने क्या किया ताकि ऐसी स्थिति होने से बच जाए। ठीक है, जब वहाँ के नेताओं ने देखा ये इतनी सारी विविधता को, तो उन्होंने क्या किया, संविधान बनाया। मतलब संविधान में कई बार संशोधन किया, मतलब कई बार चेंज किया संविधान को, ऐसा बनाने के लिए कि किसी को भी हानि ना हो और सबको बराबर इक्वलिटी मिले। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि उन्होंने ऐसा करा क्या। तो उन्होंने क्या किया,
सबसे पहले उन्होंने संविधान में ये लिखा कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच, क्योंकि वहाँ पे डच भी बोली जाती थी और फ्रेंच, और जर्मन तो बहुत ना के बराबर थे, तो डच और फ्रेंच भाषी जो मंत्री हैं उनकी संख्या क्या होगी, इक्वल। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पर डच और फ्रेंच दोनों मंत्री जो है बराबर मात्रा में होंगे। सेकंड, कोई भी विशेष कानून तभी माना जाएगा जब दोनों भाषा के सांसद जो हैं उसके पक्ष में हो। सॉरी, ये ना जो है गलती हो गई, यहाँ पे ना नहीं होगा, कि कोई भी कानून जो है तभी माना जाएगा जब दोनों समूह के संसद के जो सदस्य हैं, यानी कि डच भाषा बोलने वाले भी और फ्रेंच भाषा बोलने वाले दोनों जो है उसके पक्ष में होंगे। एक समुदाय के लोग फैसला नहीं कर सकते कि जो है डच भाषा बोलने वाले ज़्यादा हैं तो वो लोग मान गए तो फैसला ले लिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा जब तक दोनों जो है एग्री नहीं करेंगे। तीसरा, केंद्र सरकार की जो अनेक शक्तियाँ थी वो अब जो है क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी गई, अर्थात राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। यानी कि केंद्र सरकार की बहुत सारी जो पावर्स थी अब वो जो नीचे स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट होती है, जो राज्य सरकार होती है उनको दे दी गई और उनको स्वतंत्र कर दिया गया, यानी कि केंद्र सरकार से वो स्वतंत्र है, अब उनके अंडर नहीं रहेंगी वो। फोर्थ, ब्रुसेल्स में जो है अलग सरकार बनाई गई। ब्रुसेल्स क्या था, बेल्जियम की राजधानी, तो ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनाई गई और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व रखा गया। अब बताओ, जो ब्रुसेल्स था वहाँ पे जो है कौन से लोग ज़्यादा थे, फ्रेंच बोलने वाले वहाँ पर ज़्यादा थे। तो अभी जो फ्रेंच बोलने वाले थे उन्होंने इस बात को स्वीकार क्यों किया होगा, क्योंकि वहाँ पे तो फ्रेंच बोलने वाले वो बोल सकते थे कि हमारी तो है फ्रेंच सरकार बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन उन्होंने क्यों स्वीकार किया, क्योंकि जो केंद्र सरकार में गवर्नमेंट बनी थी वहाँ पर भी तो दोनों चीज़ें समान रखी गई, डच बोलने वाले भी और फ्रेंच बोलने वाले भी। तो जब वहाँ पर इस चीज़ को स्वीकार कर लिया गया था तो उन्हें भी यहाँ पर इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ा। ठीक है, तो ब्रुसेल्स में भी जो है समान प्रतिनिधित्व के प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार कर लिया। अगला पॉइंट है कि केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ पर एक तीसरे स्तर की सरकार भी बनी, वो थी सामुदायिक सरकार। कौन सी सरकार बनी, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो थी ही, उसके अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार बनी, सामुदायिक सरकार। और इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा वाले बोलने वाले लोग करते हैं, यानी कि जब एक समुदाय बनेगा तो एक ही भाषा के लोग जो है उसका चुनाव करेंगे। और ये जो सरकार थी इसको संस्कृति, शिक्षा, भाषा इन मामलों पर फैसले लेने का अधिकार है। मतलब ये चीज़ें जो है संस्कृति, शिक्षा, भाषा ये सब इनके अंडर आती है, इन पर निर्णय लेने का, फैसला करने का अधिकार सामुदायिक सरकार को है। तो ये चीज़ें थी जो इन लोगों ने जो है अपने संविधान में संशोधन किया ताकि कोई टकराव ना हो। ये जानने में कुछ जटिल सा लगता है बेल्जियम का ये मॉडल, मतलब थोड़ा सा कठिन लगता है, वहाँ के लोगों के समझने के लिए भी थोड़ा दिक्कत हुई इसमें, लेकिन ये सफल रहा। इससे क्या है, गृह युद्ध की जो आशंकाएं भी होने वाली थी कि ऐसी कोई लड़ाई की संभावना भी उत्पन्न होती, तो उस पर भी जो है फुल स्टॉप लग गया। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और इसके आगे आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे श्रीलंका की केस स्टडी। सो थैंक यू।